तो सामने आप देख रहे हो काफ़ी अच्छी एलिवेशन है घर की। अगर आप वॉक थ्रू चाहते हो तो हम ज़रूर ले आएंगे, लेकिन आज की वीडियो जो होने वाली है, भले एलिवेशन अच्छी हो लेकिन बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ की जाती हैं घर की कंस्ट्रक्शन में। सबसे पहली गलती तो जो सामने आप देख रहे हो, इसमें हुआ क्या है, किया क्या गया है। देखो बीम कहाँ जा रहा है, कॉलम कहाँ है, मतलब उसका दो सरिये अंदर है, एक सरिया बाहर है। मतलब जो बीम रेस्ट करना चाहिए कॉलम पे, क्योंकि जो भी लोड बीम पे आने वाला है, ये प्लिंथ बीम था, इस पे जो लोड आएगा वो कॉलम के थ्रू नीचे डिस्ट्रीब्यूट इसको करना था। लेकिन या आधा बीम बाहर है और कॉलम अलग, तो इस बीम का कोई फायदा नहीं है। जब फ्यूचर में इस पे लोड आएगा और ये होगा क्या, यहाँ सेटलमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि ये बीम बैठ जाएगा, क्योंकि लोड ट्रांसफर कर नहीं पाएगा। मिट्टी पे ये लोड ट्रांसफर करेगा और मिट्टी उतनी कैपेबल होगी नहीं कि इसके लोड को बियर कर पाएगी। और होगा क्या, थोड़ी सी सेटलमेंट होगी, ज्यादा नहीं होगी, थोड़ी सी सेटलमेंट होगी, उससे क्या होगा, घर में क्रैक्स देखने को मिल जाएंगे। तो आपको हमेशा क्या करना है, प्रॉपर जो लेआउट करना है कि आपका जो बीम है डायरेक्ट रेस्ट करे किस पे, कॉलम पे। और जो मेन और गलतियां की जाती हैं इसमें, क्या किया जाता है, जो सरिया होता है, एक सरिया बाहर निकाल दिया जाता है, दो सरिया अंदर डाल दिए जाते हैं। कि क्योंकि किया क्यों जाता है ये चीज कि एक सरिया बाहर रखा जाता है, होता ये है कि जो मिस्त्री कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो लेबर वाइज ठेका लिया होता है, और इसमें इस काम को मतलब प्रॉपर जंक्शन बनाने में, प्रॉपर सरिया अंदर डालने में टाइम लगता है। तो इस चक्कर में वो क्या करते हैं, दो सरिया अंदर डाल देते हैं और एक सरिया बाहर रख देते हैं। और कवाड़ा किसका होता है, क्लाइंट का हो जाता है। नुकसान किसका होता है, क्लाइंट का होता है। और एक क्लाइंट को चीज पता नहीं होती है, लेकिन आपको ये हमेशा चीज ध्यान रखनी है। सामने आप देख रहे हो क्या गलती दिख रही है आपको, आइडिया लग गया होगा कि कॉलम में हमारी गलती हुई है। गलती क्या हुई है, यहाँ कॉलम को आप देखना, जो सामने कॉलम आपको दिख रहा है, आपको थोड़ा टिल्ट दिख रहा है, वो मतलब टेढ़ा दिख रहा है दूसरे कॉलम से। अगर मैं थोड़ा कैमरा का पोजीशन आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ वीडियो में थोड़ा आपको कम दिख रहा होगा, लेकिन कम से कम इस कॉलम में 30 से 40 mm का फर्क है। मतलब जो सेकेंड लिफ्ट भरी गई है कॉलम की, वो टेढ़ी भरी गई है। क्यों, क्या हुआ है, प्रॉपर से प्लम बॉब नहीं किया गया। मतलब उसका जब ऊपर का फर्मा लगाया, बार का जो शटरिंग किया वो अच्छे से नहीं किया, साउल उसमें नहीं किया, प्लम बॉब उसमें नहीं किया, और ऊपर का जो कॉलम है वो टेढ़ा हो गया। तो ये कॉलम फेल ही कहाँ से होगा, जहाँ पे इसका जॉइंट है। जब इस पे लोड होगा ट्रांसफर, तो लोड प्रॉपर, देखो कोई भी लोड है वो डायरेक्ट नीचे जाना चाहिए। तो ये लोड क्या होगा, थोड़ा टिल्ट होके जाएगा, तो आपका जो कॉलम होगा उसमें क्रैक्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे थोड़े ही दिनों में। उसके बाद धीरे धीरे वो फेल हो सकता है स्ट्रक्चर। तो कॉलम जो होना चाहिए आपका बिल्कुल वर्टिकल, मतलब सीधा कॉलम होना चाहिए। पिलर आपका थोड़ा भी टेढ़ा नहीं होना चाहिए। मतलब टॉलरेंस होती है, लगा लो आप आधे इंच तक टॉलरेंस ले सकते हो। आधा इंच में बोल रहा हूँ, ज़्यादा बोल रहा हूँ, इतना नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आधे इंच से ज़्यादा है तो उस कॉलम को आपको नहीं रखना चाहिए, दोबारा उसकी कंस्ट्रक्शन आपको करनी चाहिए। तो इस चीज़ को भी हम खराब कंस्ट्रक्शन में गिनेंगे। देखो यहाँ जहाँ जॉइंट है उस जॉइंट को प्रॉपर से नहीं किया। स्टब कॉलम एक किए हुए हैं, लेकिन उसमें जो कंक्रीट के मैं देखता हूँ रेशो भी ख़राब है, और इसको शटरिंग का प्रोसेस भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब किया। इसमें एक तो लेबर एक्स्ट्रा लगेगी, इसको जब प्रॉपर शीलना पड़ेगा, मतलब जो एक्स्ट्रा कंक्रीट है वो निकालना है जो, और इसमें लोड तो आने नहीं वाला है इतना, लेकिन ये फेल हो सकता है अगर थोड़ा भी लोड इसमें आया। तो प्रॉपर से इसमें कंपैक्शन भी नहीं हुई है और इसका प्रॉपर से शटरिंग भी की नहीं गई है। तो ये जो गलती की गई है सामने, ये बहुत बड़ी गलती है। ये आगे मैं इसको और अच्छे से समझाने वाला हूँ, लेकिन गलती क्या है इसमें, देखो कॉलम और जो ब्रिक का जॉइंट बन रहा है, आप देख रहे हो गैप कितना है इसमें। ना इस कॉलम में हाकिंग गई है, ना इसमें कोई नीरू मारा गया है कॉलम पे पहले ब्रिक का जॉइंट बनाने से पहले। अगर ऐसा जॉइंट रहेगा तो जो कॉलम और ब्रिक का क्रैक आपने देखना, और प्लस्टर आपका ये प्लस्तर में क्रैक दिखने लग पड़ता है। तो आपको जब भी ये करना है, जहां ब्रिक आने वाली है ना, उस एरिया को रफ कर लो, और यहाँ पे जो सीमेंट की पेस्ट कॉलम पे लगा लो, मतलब लगा लो 1 इंच तक लगा लो। उसके बाद जो ब्रिक है वो प्रॉपर से वहां पकड़ करेगी। और एक अच्छा प्रोसेस अगर आपको करना है, इसको हर 3 से 4 फीट पे आप सरिया ड्रिल करिए, और एक 8 mm का सरिया उसमें रहेगा। तो जो जॉइंट रहेगा, जो प्रॉपर बॉन्ड रहेगी कंक्रीट और ब्रिक में, वो इससे अच्छी नहीं होगी। जब एक बार ये बॉन्ड बन जाती है, इसको और सही से कैसे करना है तरीका इसका मैं आगे आपको बताता हूँ। तो वहाँ मैंने एक मिस्टेक देखी। सामने आप देख रहे हो कि जो कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी है वो आप देख सकते हो कि क्या हालत है। मतलब स्टैगर्ड अपनी ईंटें आप देख रहे हो, ऊपर नीचे एक तो ये लगाई हुई हैं, दूसरा इसमें गैप देख रहे हो कितना ज़्यादा है बीच में ब्रिक में। ये बहुत बड़ी ज़्यादा गलती है जो आपके घर में क्रैक ला सकती है। इस गलती को कभी नहीं होने देना आपको घर में। और इसकी अच्छी प्रैक्टिस क्या है, मतलब अच्छे से कैसे करें कि आपके घर में क्रैक नहीं आए, वो चीज़ में मैं आगे आपको बताऊंगा।
देखो सबसे पहले मैं आपको यहाँ नोटिस करवा दूँ कि गलती हुई क्या है। जो ब्रिक वर्क है, एक तो ना तो वो लाइन में है, ना उसमें कुछ ग्रूव वगैरह बनाया गया है, कुछ ईंटें बाहर निकली हैं। इससे होगा क्या, देखो जो गैप बीच में बच जाता है ना, या आपको काफ़ी जगह दिख रहा होगा कि 2-2 इंच का गैप है, वो गैप जब प्लास्टर करते हैं तो वो अच्छे से फिल नहीं हो पाता है और वो बच जाता है उसमें गैप। और बाद में जो थोड़ी भी नीचे सेटलमेंट हुई तो वो गैप बड़ा क्रैक क्रिएट कर सकता है आपकी दीवार में। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी, उसमें लगेगा आपका प्लास्टर बहुत ज़्यादा, मतलब वो खर्चा जहां आपका लगना होगा 10,000, वहां वो लग जाएगा 12,000 रुपया। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा ये खराब चीज़ है। जब भी आप करवाओ, आपको क्या ध्यान देना है, कैसे आपकी ग्रूव बना होना चाहिए। सामने आप देख रहे हो दीवार, ऊपर की दीवार और बीच में एक लेयर है, जो बीच की लेयर है वे फ्लॉप एक नंबर, मतलब कुछ नहीं है, ये आपकी खराब लेयर। लेकिन जो ऊपर की है उसमें प्रॉपर वे से ग्रूव बनाया गया। और सामने जैसे आप देख रहे हो, इसमें ग्रूव तो बनाया गया लेकिन काफ़ी छोटा ग्रूव है। इससे क्या होगा, आपका जॉइंट प्लास्टर से नहीं बनेगा। तो ये भी एक गलत तरीका ही है बनाने का। लेकिन जो ये सामने वाली दीवार है, इसमें जो ग्रूव है ये प्रॉपर वे से बनाया गया है। और ये जब इसमें प्लास्टर होगा, इसमें एक तो फिलिंग होगी या पूरी, मतलब जो भी ब्रिक वर्क हुआ है उसमें फिलिंग हो गई, बाद में ग्रूव बन गया। जब इसमें प्लास्टर आएगा, अगर आप इसमें 10 mm भी प्लास्टर करेंगे, मतलब आधा इंच का भी हमारा प्लास्टर चढ़ेगा, तो वो प्रॉपर वे से हो जाएगा आपका। कभी उसमें प्लास्टर ना तो क्रैक दिखेंगे ना तो वो गिरेगा। और सामने जैसे आप सेम दोबारा देख रहे हो, तो एक आपको हमेशा प्रैक्टिस रखनी है, जब भी आप प्लास्टर करवाओ आपका ग्रूव होना चाहिए। ऐसा कभी अपने कॉन्ट्रैक्टर को नहीं करने दो, जहाँ मिस्त्री आपने को ऐसी चीज़ करने दो। और इस वीडियो के साथ एक और चीज़ मैं अटैच करूँगा कि जब भी मतलब जॉइंट बनाओ कॉलम और ब्रिक वर्क में, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार बाहर जाके, कि जैसे वो सामने हमारा कॉलम दिख रहा है, उसमें कॉलम और ब्रिक वर्क में हमेशा वायर मैश यूज़ करनी है आपको। जॉइंट जहाँ अब भी आएगा, वहाँ कंक्रीट और ब्रिक वर्क का जहाँ भी जॉइंट आएगा, जो चिकन मैश बोलते हैं जिसको, जो जहाँ आपने देखा होगा मार्केट में भी, जहाँ मुर्गे रखे होते हैं जिसमें हैन वगैरह, तो उसमें जो मैश यूज़ की जाती है, वो मैश मार्केट में इसी काम के लिए भी लाई जाती है। वो आपको दोनों तरफ 3-3 इंच चढ़ा के फिर आपको प्लास्टर करने हैं। देखो यहाँ गलती तो की है, डेवलपमेंट लेंथ नहीं है। बाकी आप स्पेसिंग देख लीजिए, जो बीम के जो स्टीरअप है, रिंग है, उनको एक तो हुक मेरे को सीधा दिख रहा है उनका, मैं आपको दिखाता हूँ आगे जाके कैसा होना चाहिए कैसा है नहीं। यहाँ स्पेसिंग भी कई जगह 200 mm है, कई जगह 250 mm है, कई जगह 150 mm है। तो मतलब प्रॉपर स्पेसिंग भी नहीं प्रोवाइड किया, तो ये गलती ही होती है। आपको प्रॉपर स्पेसिंग प्रोवाइड करनी है नहीं। अभी मैं दिखाता हूँ एक अच्छा कॉलम कैसे बांधा जाता है, एक अच्छी फुटिंग कैसे होती है, तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि मैं बोलना क्या चाहता था, आपको फॉलोअप क्या करना है। एक चीज़ और देखना, आपने सरिया देखा ब्राउन हो गया पूरा, ये क्या किया जाता है, घर की कंस्ट्रक्शन में लोग सरिया नीचे रख देते हैं, उससे क्रोजन काफ़ी ज़्यादा लग जाती है। लेकिन आपको सरिया अच्छे से स्टार्ट करना है, तो आपका सरिया कुछ ऐसा दिखेगा, देखो स्टील की तरह वो दिख रहा है। और देखो अभी बाइंडिंग कैसे, देखो इसकी स्पेसिंग आप देख रहे हो, प्रॉपर स्पेसिंग हर जगह से। अगर ड्राइंग पे मेंशन है 150 mm, तो यहाँ आपको 150 mm ही दिखेगी। तो ये इस तरीके से कॉलम को बांधना होता है। और नीचे से आप देख रहे हो जो एल है, मतलब मैंने कहा था आपको एल प्रोवाइड करना होता है, तो एल प्रॉपर है। ये देखो मैं दिखाता हूँ, ये एल होता है, जो एल इसी पे कॉलम लोड डिस्ट्रीब्यूट करता है। जो सरिये पे लोड आएगा वो ये जो एल है सामने आप देख रहे हो, ये एल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और नीचे से जो स्पेसिंग आपको देनी है स्टीरअप की, और ये आ गया फुटिंग का एल। तो ये होती है डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। अगर आप डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड नहीं करते हो तो काफ़ी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं आपके घर की। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें ध्यान देनी है। फुटिंग का आप सरिया देख रहे हो किस तरीके से बांधा गया, इस तरीके से घर की कंस्ट्रक्शन करवाते हो तो उसकी लाइफ भी बढ़ती है और फेलियर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो जाते हैं कि फ्यूचर में अर्थक्वेक अगर आया तो फेलियर आपको देखने को नहीं मिलेगा। और फुटिंग का स्टील देखिए कितना प्यारा अच्छे से इन्होंने बांधा हुआ है। देखो स्टील ही मेन होता है जो घर को पकड़ के रखता है। उसमें हम प्रोवाइड कहाँ करते हैं, फुटिंग में हम आपको अच्छे तरीके से करना है। फिर आपको जो हमारा कॉलम है उसमें अच्छे तरीके से प्रोवाइड करना है। फिर हमारा जो स्टीरअप है, बीम है, उसमें देखो। और स्टीरअप बनाने का एक अच्छा तरीका आपको ध्यान रखना है कि आपका स्टीरअप का जो हुक होती है वो प्रॉपर होनी चाहिए, टेंडी। और हमने जो स्टार्टिंग में देखा हुक सीधी थी, और मतलब कोई हुक नाम पे एक हुक बड़ी एक छोटी, तो ऐसे कभी भी आपको नहीं करना है।
तो सामने आप देख रहे हो हमारा एक मतलब कास्टिंग हुई है जिसमें क्या हुआ है, सॉइल फेस मतलब कंक्रीट हमारा सॉइल फेस पे ही कर दिया है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, ये ऐसा आपको करना ही नहीं है, क्योंकि मतलब जो रेनफोर्समेंट होगी वो इससे क्या होगा, क्रोजन पकड़ लेगी या इसमें डैमेज या मतलब स्ट्रक्चर वीक होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। तो कभी भी सॉइल फेस पे आपको कंक्रीट करना ही नहीं है, मतलब वहाँ पहले शटरिंग प्रोवाइड कर लो अच्छे से, मतलब एक्सकवेट कर लो एरिया को। सामने देख रहे हो वहाँ सीधा मतलब कंक्रीट कर दिया, ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक है। दूसरी मिस्टेक है हमारी, जो हमारा कंक्रीट देख रहे हो सामने वो कितने मतलब हाइट से फेंका हुआ है। कभी भी 1.5 मीटर की हाइट से आपको माल नहीं फेंकना, मतलब कंक्रीट ऊपर से नहीं फेंकना। अगर पंपेबल माल है, बूम प्लेसर यूज़ कर रहे हो तो 2.5 मीटर आपको अलाउड है। बाकी यहाँ पे आप अच्छे से शूट प्रोवाइड कर सकते हो। तो अगर डायरेक्ट करोगे तो उसमें क्या प्रॉब्लम रहती है, मतलब सेग्रीगेशन की प्रॉब्लम बहुत रहती है, मतलब जो हमारा एग्रीगेट होगा वो अलग हो जाएगा और बाकी मटेरियल अलग। तो इससे क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ पे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है और उसकी ड्यूरेबिलिटी पे भी। तो कभी भी बिना मतलब शूट के या पम्प बूम प्रेशर के आपको नहीं यूज़ करना है। दूसरा है, सामने देख रहे हो हमारा क्रैक क्रिएट हो गया, मतलब एक स्पाइडर टाइप स्ट्रक्चर बन गया है। तो ये क्यों हुआ है, मतलब ये हुआ है मतलब वाटर लॉस, एकदम से पानी गायब हो गया धूप में। मतलब ये आपको क्या करना है, कभी भी समर में अगर 40 से ज़्यादा टेम्परेचर है तो कंक्रीट आपको करना ही नहीं है। मतलब इवनिंग में पॉसिबल तो इवनिंग में कंक्रीट आपको करना है। इससे में क्या हुआ है, मतलब इसको हम क्रेजिंग क्रैक्स बोलते हैं, मतलब एक फॉर्म है क्रैक्स की, क्रैक क्रिएट हो जाते हैं कि हमारा जो टॉप लेयर होती है उसका मॉइस्चर एकदम से गायब हो जाता है। अगर आपको करना भी है तुरंत उसको मतलब 30 मिनट के बाद आपको पानी प्रोवाइड करना शुरू कर देना, पॉन्ड कर लो या क्यूरिंग उसकी चालू कर दोगे तो ये क्रैक आपको कम मिलेंगे। बाकी इतना इसका इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन ये पॉसिबल हो तो ये क्रैक क्रिएट नहीं होगी अगर आप समर में कंक्रीटिंग इवनिंग में करोगे तो नेक्स्ट मिस्टेक है हमारी वायर मैश की। मतलब कभी भी आपको आउटर फेस पे कभी मतलब अगर बिल्डिंग है या हाउस है उसके आउटर फेस पे कभी भी वायर मैश यूज़ नहीं करनी है। अंदर में आप वायर मैश यूज़ कर सकते हो, आपको पता ही होगा वायर मैश यूज़ क्यों करते हैं हम। कोई भी मतलब दो जॉइंट है वहाँ उनको मिलाने के लिए, प्लास्टर में क्रैक नहीं है इसलिए। तो बाहर में क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो वायर मैश है वो गैल्वेनाइज्ड इतनी अच्छी नहीं होती, तो वो क्रोजन पकड़ लेती है अगर पानी में कम। उससे क्या होगा, हमारे क्रैक क्रिएट हो जाएंगे प्लास्टर में। तो ये वीडियो मैंने अच्छे से वीडियो डाली हुई है, इस पर आप देख सकते हो वायर मैश पे। तो वो हमेशा याद रखना, बाहर में आप वो फाइबर यूज़ कर सकते हो 6 mm 12 mm प्लास्टर में, इसको नेगलेक्ट करना है। जो नेक्स्ट मिस्टेक मैं आपको दिखा रहा हूँ वो स्टील इन्फोर्समेंट में। सामने आप देख रहे हो हुक है ये हमारी। पहले तो मैं बता दूं हुक प्रोवाइड करते क्यों हैं हम, मतलब हमारी बकलिंग ना हो कॉलम में, उससे जहाँ स्प्रेडिंग ना हो, कॉलम स्प्रेड ना हो जाए, जो हमारे लॉन्गिट्यूडनल स्टील बार्स हैं उनको पोजीशन रखने के लिए हम हुक्स प्रोवाइड करते हैं। तो हुक सामने देख रहे हो मतलब बेंड की ही नहीं है, ये भी काफ़ी बड़ी मिस्टेक है कि हुक को बेंड करते नहीं है। तो ये आपको चेकिंग के दौरान ज़रूर ध्यान देना है कि आपकी हुक बेंड होनी चाहिए। देखो यहाँ मैंने लास्ट वीडियोस में बताया था कि प्लिंथ की हाइट हमें ज़्यादा रखनी होती है रोड से, तो यहाँ पे वही काम किया जा रहा है। लेकिन एक गलती की जा रही है, मैंने ये भी कहा था कि नीचे प्लम कंक्रीट कर लीजिए और ऊपर आप प्लिंथ बीम प्रोवाइड कर लीजिए, लेकिन यहाँ प्लम कंक्रीट के नाम पे कुछ और ही किया जा रहा है। आप सामने देख रहे हो प्लम कंक्रीट की सिर्फ पत्थर दिख रहे हैं, कंक्रीट है ही नहीं। और ये पत्थर इतना लोड थोड़े बियर कर पाएंगे, इनमें जो गैप्स है देखो, प्लम का भी कोई साइज होता है कि आपको किस हिसाब से प्लम डालना है, इस पर वीडियो मैं बना चुका हूँ। तो प्लम का आपको साइज रखना है, पत्थर का साइज रखना है, फिर उसमें कंक्रीट डालना है। कुछ रेशो होती है, वो रेशो फॉलो अप करनी होती है। लेकिन यहाँ आप सामने देख रहे हो सिर्फ पत्थर ही पत्थर दिख रहे हैं और कंक्रीट कुछ नहीं है। ये लोड नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा। जब प्लिंथ का लोड इस पे आएगा, ठीक है, प्लम कंक्रीट पे, तो लोड तो मोस्टली डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा, जो प्लिंथ होगा, प्लिंथ जो पेडेस्टल्स होंगे कॉलम के फुटिंग के वहाँ डालेगा, लेकिन थोड़ा बहुत लोड आएगा। और अगर बाई चांस थोड़ा लोड बढ़ा तो यहाँ भी सेटलमेंट देखने को मिल सकती है। तो आपको जो प्लम कंक्रीट करना है प्लिंथ की हाइट बढ़ाने के लिए, तो आप देखो दो जो ऑप्शन होते हैं, एक तो ब्रिक वर्क किया जाता है प्लिंथ के नीचे, दूसरा प्लम कंक्रीट किया जाता है। तो ब्रिक वर्क मेरे ख्याल में प्लम कंक्रीट ठीक रहता है, थोड़ा सस्ता रहता है इससे और जल्दी हो जाता है एज कम्पेयर टू ब्रिक वर्क। तो आपको जब भी प्लम करना है तो एक अच्छे तरीके से वो करना है, फिर उसके ऊपर आप प्लिंथ वर्क कर सकते हो। तो जो अगली गलती की जा रही है, सामने आप देख रहे हो डेवलपमेंट लेंथ है ही नहीं, मतलब एल प्रोवाइड किया ही नहीं है। तो इसका क्या काम हुआ, इस सरिये का कोई काम ही नहीं है। अगर प्रॉपर से आपने डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड नहीं की है तो इसका क्या काम है। और एक चीज़ और देख रहे हो, कॉलम का एक सरिया बाहर है, मतलब जैसे मैंने कहा था कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, अपना टाइम बचाने के लिए एक सरिया बाहर रखते हैं और बाकी सरिया कॉलम के अंदर। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको सब सरिया जो आपके मेन बार होते हैं वो आपके कॉलम के अंदर आने चाहिए। एक सरिया बाहर रखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, उसका मतलब ही कोई नहीं है। तो यहाँ पे वही किया गया है।
और डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड नहीं की। अगर डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड ही नहीं करोगे तो एंकरेज कहाँ से मिलेगी? एक जंक्शन जो बीम और कॉलम को एक पकड़ने का तरीका होता है एक दूसरे का, तो वो ही नहीं है तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। और वहाँ जंक्शन पे जाके लैब दे दिया, इसका कोई फंड नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ये जब लोड आएगा तो ये स्लिपेज के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये गलती कॉमन है, ये हर जगह मैं देख रहा हूँ कि जो कॉलम के सरिये होते हैं, वर्टिकल सरिये हैं, उनको एक ही जगह से काटा जा रहा है और लैब प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ भी कॉन्ट्रैक्टर की गलती है कि उसको अल्टरनेट लैब देना है। एक जगह पे लैब दोगे तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा सरिया उस चीज़ को, वहीं से फेलियर होगा सबसे ज़्यादा। और यहाँ भी आप से देख रहे हो सब सरिया को एक ही जगह से कट किया हुआ है। ये होता क्या है? क्योंकि ना कॉन्ट्रैक्टर इसकी सरदर्द लेने वाला है कि एक हम 7 मीटर का काटते हैं, एक 5 मीटर का कटिंग करते हैं तो आगे पीछे लैप हो जाएगा। क्योंकि लैप तो करने वाला है, डुप्लेक्स बनने वाला है, तो यहाँ तो लैप होना ही होना है। और अगर नहीं भी होना है तो फ्यूचर में जब कंस्ट्रक्शन की जाएगी तो जब लैब करने की बारी आएगी, अगर सरिया एक ही जगह पे हो गया तो क्या कर पाओगे? बेल्डिंग हर सरिये को नहीं कर पाते आप लोग, और यहाँ कपलर तो यूज़ होने नहीं वाला है, तो क्या करेंगे कॉन्ट्रैक्टर? एक ही जगह लैब दे देंगे। और जब एक ही जगह लैब दे देंगे और फेलियर के चांसेस तभी सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको हमेशा क्या करना है? अल्टरनेट रखना है। मतलब कितना अल्टरनेट होना चाहिए? कम से कम जितना का सरिये का लैब 50D के हिसाब से अल्टरनेट कर लीजिए। मतलब 12 मीटर का सरिया आता है, 7 मीटर का एक सरिया काट लीजिए, दूसरा 5 मीटर का काट लीजिए। तो जब लैब करने आएगा तो ऊपर नीचे होगा, नहीं तो कुछ और लेंथ ले लीजिए जो भी आपको सही लगती है, लेकिन आगे पीछे आपका सरिया होना चाहिए।